नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जीएस पेपर 1 में भारतीय समाज एवं सामाजिक समस्याएं जो टॉपिक है, उसमें महिला मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण रहता है। एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे, एक ही प्रश्न देखेंगे अच्छे से कि महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है। चर्चा कीजिए। एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। डिस्कस। यानी महिला सशक्तिकरण करेंगे तो उससे जनसंख्या का जो ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, उसको कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी, ये समझाना है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुमान के अनुसार भारतवर्ष 2027 में चीन को पीछे छोड़कर सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। अब ये फैक्ट सही नहीं है क्योंकि भारत बन चुका है। इसमें बता सकते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी या जनसंख्या वाला देश बन गया है, चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो अब ये फैक्ट हम शुरुआत में डाल सकते हैं। भाई कह रहा है कि जनसंख्या समृद्धि एक प्रॉब्लम के रूप में दिखा रहा है, तो उसको नियंत्रित करना जरूरी है। उसके नियंत्रण के लिए कई सारे उपाय हैं। एक उपाय है महिला सशक्तिकरण। तो शुरुआत यहीं से कर दें कि भारत की आबादी इस जनसंख्या इस समय वो 1.46 बिलियन है। तो शुरुआत यहाँ से करना ज़्यादा समीचीन होगा। अब भारत में जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं, थोड़ा इंट्रो में बता दें और भी कारण जो जो हैं। बाल विवाह और बहुविवाह प्रणाली, धार्मिक अंधविश्वास, अशिक्षा, असमानता, निर्धनता, इन सब के कारण से भी जनसंख्या वृद्धि हो रही धड़ाधड़। बाल विवाह, बहुविवाह, अंधविश्वास, अशिक्षा, असमानता, निर्धनता। तो बाल विवाह, बहुविवाह, अंधविश्वास, अशिक्षा, असमानता, तीनों आ से। अंधविश्वास, अशिक्षा, असमानता, निर्धनता। एग्जाम में जब आएगा तो इतना सोचने टाइम नहीं होता, वहाँ खटाखट लिखे से बाल विवाह, बहुविवाह, अंधविश्वास, अशिक्षा, असमानता, निर्धनता आदि कारणों से जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिलती है। ये सभी कारक किसी न किसी प्रकार देश में महिलाओं की बदतर स्थिति से भी संबद्ध हैं। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखो, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य सेवाओं के व्यय की पूर्ति के लिए महिलाएं कई बार आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं। ठीक है, तो आर्थिक रूप से उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। परिवार नियोजन और स्वास्थ्य सेवाओं के व्यय की पूर्ति के लिए कई महिलाएं के लिए महिलाएं कई बार आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं। महिला सशक्तिकरण से उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण के परिणामस्वरूप परिवार नियोजन से लेकर गर्भधारण के समय तक सभी स्तरों पर निर्णय लेने में उनकी इच्छा, साधन और सार्थक भागीदारी में वृद्धि होगी। परिवार नियोजन की विफलता प्रत्यक्ष रूप से वृहद पैमाने पर व्याप्त निरक्षरता से संबद्ध है। महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह, महिलाओं की निम्नतर स्थिति, उच्च बाल मृत्यु दर आदि में भी यह योगदान करता है। क्या? अगर निरक्षर है महिला, तो महिला सशक्तिकरण जो है वो बाल विवाह, महिलाओं की निम्नतर स्थिति, उच्च बाल मृत्यु दर, जो बच्चों की मृत्यु होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी आदि में भी यह योगदान करता है। सामान्यतः महिलाएं जनसंख्या को नियंत्रित करने के विभिन्न तरीकों के प्रति बेहद कम जागरूक रहती हैं। अशिक्षित परिवार बढ़ती जनसंख्या दर के कारण उत्पन्न जटिलताओं और समस्याओं को नहीं समझ सकते। बालिकाओं पर शिक्षा का परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बालिकाओं पर शिक्षा का परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। शिक्षित बालिकाएं बेहतर कार्य अवसर में संलग्न होने, अधिक आय अर्जित करने, अपने क्षितिज का विस्तार करने, उपयुक्त आयु पर विवाह करने और उपयुक्त समय पर सीमित संतानोत्पत्ति की प्रवृत्ति रखती हैं।
अधिक बच्चों वाली महिलाओं का संपूर्ण जीवन एक माता और पत्नी के दायित्व निभाते हुए ही गुजर जाता है। वे अपने समुदाय और समाज में जब तब तक कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा सकती, जब तक वे अपने परिवार को एक उचित आकार तक सीमित रखने में सक्षम नहीं हो जाती। परिवार नियोजन न केवल परिवार कल्याण में सुधार करेगा, बल्कि सामाजिक समृद्धि और व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति में भी योगदान करेगा। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि एक ऐसी समस्या है जिसे हमारे देश को दूर करने की आवश्यकता है। सरकार, गैर सरकारी संगठनों और समाज को देश में अति जनसंख्या की इस समस्या के समाधान के लिए मिलकर काम करना होगा। भारत को अपनी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अधिकाधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, जो देश के जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुछ आंकड़े यहाँ लिखे हुए हैं कि यूएनओ केवल 57% महिलाएं ही अपनी प्रजनन अधिकारों को लेकर निर्णय लेने में सक्षम है। तो ये पॉइंट लिख लें कि यूएनओ के अनुसार 57% महिलाएं ही अपने प्रजनन अधिकारों को लेकर निर्णय लेने में सक्षम है। तो ये पॉइंट अच्छा है। यहाँ से इंट्रो की हम शुरुआत कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, ये इतना लंबा कौन लिखेगा, यूएनओ के अनुसार केवल 57% महिलाएं ही अपने प्रजनन अधिकारों को लेकर निर्णय लेने में सक्षम हैं। लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, ऊपर भी एक पॉइंट लिखा था। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा आदि क्षेत्रों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उन्नति, विकास एवं सशक्तिकरण करना है। ठीक है। एक और प्रश्न देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? प्रश्न बढ़िया है। What are the challenges to our cultural practices in the name of secularism? देखिए, एक बार जब भारत सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो अक्सर देखते होंगे नारियल और तिल फोड़ती हैं। नारियल फोड़ते हैं तब जाके उसकी शुरुआत होती है, चंदन टीका ये सब लगाते हैं, क्योंकि हिंदू परंपरा में चीज रहा है कि जब भी जैसे गाड़ी लिए, मान लो 4 पहिया गाड़ी लिए, 2 पहिया गाड़ी लिए, तो उसको बकायदा माला पहनाएंगे, उसको उसकी पूजा आरती करेंगे, उसको चंदन लगाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी आई है देश में या घर में लक्ष्मी आई है। वो लक्ष्मी का एक तरीके से रूप है, फॉर्म है, तो हम लोग सम्मान करते हैं। इससे कई बार मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो मतलब आपत्ति करते हैं या चिढ़ते हैं कि हिंदू विधि से ही क्यों ऐसा कुछ उद्घाटन हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे सेकुलरिज्म वाली बात, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली बात आ रही है कि मेरा भी उसमें इंक्लूड करो या उनका इंक्लूड ना करो, राज्य का धर्म से क्या मतलब। तो भारत में राज्य और धर्म से मतलब नेगेटिव सेंस में दूरी नहीं है, पॉजिटिव सेंस में दूरी है कि कोई राज्य जो है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी धर्म विशेष के लिए जो है उसके बढ़ावा करने के लिए काम नहीं करेगा या किसी धर्म को दबाने का काम नहीं करेगा, सबको समान आँख से देखेगा, एक नज़र से देखेगा। भारत में ये है। तो ऐसी एक चुनौती ये उत्पन्न होती है कभी कभी। ऐसी और भी चीज़ें हैं, जैसे हम पहनावा देख लें। सांस्कृतिक प्रथा क्या है कि हम विशेष अवसरों पर अपना विशेष परिधान पहनते हैं। कई बार स्कूल हो गया, कुछ हो गया, तो वहाँ पे इस चीज़ की मनाही हो सकती है कि नहीं, स्कूल का यूनिफॉर्म पहन करके आओ, क्योंकि यहाँ पे सरकारी स्कूल है तो सारे बच्चे आ रहे हैं, तो सब में के बीच में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे पहनावे में हम ले सकते हैं, चीज़ों को उद्घाटन करने में ले सकते हैं, और भी चीज़ें पढ़ते हैं आंसर में
कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पे सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या चुनौतियां हैं। भारत अपनी स्वतंत्रता के समय से ही धर्मनिरपेक्षता के एक अद्वितीय विचार का अनुकरण कर रहा है, जहां राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति एक समान व्यवहार किया जाता है और सभी धर्मों को संपोषित किया जाता है। हालांकि वर्तमान में यह अवधारणा एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को धर्मनिरपेक्षता का एक महत्वपूर्ण घटक माना जा रहा है। इस परिवर्तन का एक और पहलू यह है कि धर्मनिरपेक्षता के संबंध में भ्रामक धारणाओं का प्रसार हो रहा है। इन परिवर्तनों की अंतिम परिणति यह है कि हमारी विविध सांस्कृतिक प्रथाओं के समक्ष विभिन्न चुनौतियां का उभार हो रहा है। एक बार फिर से इंट्रोडक्शन देखें। भारत अपनी स्वतंत्रता के समय से ही धर्मनिरपेक्षता के एक अद्वितीय विचार का अनुसरण कर रहा है, जहां राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति एक समान व्यवहार किया जाता है और सभी धर्मों को संपोषित किया जाता है। हालांकि वर्तमान में यह अवधारणा एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक नैतिकता को धर्मनिरपेक्षता का एक महत्वपूर्ण घटक माना जा रहा है। इस परिवर्तन का एक और पहलू यह है कि धर्मनिरपेक्षता के संबंध में भ्रामक धारणाओं, तो संवैधानिक नैतिकता भ्रामक धारणाओं का रहा है कि इन परिवर्तनों की अंतिम परिणति यह है कि हमारी विविध सांस्कृतिक प्रथाओं के समक्ष विभिन्न चुनौतियों का उभार हो रहा है। इस प्रकार इन चुनौतियों के तार्किक वर्गीकरण के हमारे पास दो आयाम हैं। एक, भ्रामित धारणाओं से उत्पन्न चुनौतियां, भ्रमित धारणाओं से उत्पन्न चुनौतियां हैं और कुछ हैं जो संवैधानिक नैतिकता के उदय के कारण उत्पन्न चुनौतियां। आइए देखते हैं भाई कि भ्रमित धारणाओं से उत्पन्न चुनौतियां क्या हैं। धार्मिकता धर्मनिरपेक्षता विरोधी और कट्टरपंथी समर्थक है। धार्मिकता धर्मनिरपेक्षता विरोधी और कट्टरपंथी समर्थक है। इसको धार्मिकता के स्थान पे सांप्रदायिकता हम कह लें। सांप्रदायिकता जो है वो धर्मनिरपेक्ष विरोधी है और कट्टरपंथी समर्थक है। ऐसी भ्रामक धारणा विभिन्न धार्मिक अभ्यासों, देखिए जैसे अनुष्ठान, वस्त्र, विचार आदि को हतोत्साहित करती है। जो लोग भगवा पोशाक धारण करते हैं या जो दाढ़ी रखते हैं और इस्लामी टोपी पहनते हैं, कट्टरपंथी माने जाते हैं। तो यहाँ पे भ्रमित धारणा है। फिर धर्मनिरपेक्षता नास्तिकता और धर्म त्याग के लिए समान है। धर्मनिरपेक्षता वो नास्तिकता और धर्म त्याग के लिए समान है। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते या अपनी धार्मिक आस्थाओं का त्याग कर देते हैं, उन्हें धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया जाता है। इस दृष्टिकोण से सांस्कृतिक प्रथाओं का धीमा क्षरण हो रहा है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के सामने मतलब धर्मनिरपेक्षता के कारण सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने जो चुनौती है वो इस कारण से भी कि लोग मानते हैं कि भाई अगर धार्मिक आस्थाओं का त्याग कर देंगे तो हम सेकुलर व्यक्ति कहलाएंगे और सेकुलर का टैग हमारे माथे पे चिपक जाएगा, तो हम ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल रहेंगे। तो इसके कारण से भाई धर्म को त्याग देंगे तो धर्म से जुड़ी बहुत सारी आस्थाएं अपने आप ही छूट जाएंगी। कुछ राज्य बहुसंख्यक धार्मिक भावनाओं का अनुसरण करते हुए गोमांस की बिक्री को प्रतिबंधित करते हैं।
तो इससे भी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने, मतलब मुस्लिम का भी तो सांस्कृतिक प्रथा है कि वो अपना बकरीद में, ईद-वीद में खाएँगे, बकरीद में जो है बकरी खाएँगे, तो बकरी को काटने से मना किया जाएगा, तो उनकी सांस्कृतिक प्रथा उसके सामने संकट हो जाएगा। तो गोमांस की बिक्री, गोमांस की तो बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ये बात ऐसा लिखना ज़्यादा उचित प्रतीत नहीं होता। इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि जब मुसलमानों के या इस्लाम धर्म के अनुयायियों के जब त्योहार होते हैं जैसे कि बकरीद, तो उस समय कई सारे लोग इस बात की सोशल मीडिया पे डिमांड करते हैं कि इतनी संख्या में बकरियाँ काटी जाएँगी तो उसका पर्यावरण पे इम्पैक्ट गलत पड़ेगा और लोगों में मतलब एक हिंसात्मक प्रवृत्ति आएगी, दया भावना, करुणा भावना ये सब कहाँ जा रही हैं। तो ऐसी बातें करने से उनको भी ठेस पहुँचती होगी, तो उनकी सांस्कृतिक प्रथा के समक्ष चुनौती उत्पन्न होती है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष हम होने की बात कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष के नाम पे अपने धर्म को मानने के लिए जो कट्टरता है या जो किसी की बलि देने की बात है, तो उससे दूरी करने के लिए प्रोत्साहित या उत्साहित किया जाता है, तो इससे उनके समक्ष भी चुनौती उत्पन्न होती है। कई बार न्यायपालिका धर्मनिरपेक्षता का संकीर्ण अभिप्राय ग्रहण करते हुए धार्मिक आयोजनों और अभ्यासों में हस्तक्षेप करती रही है। इसे जोडिशो पेपिज्म की संज्ञा दी जाती है। जोडिशो पेपिज्म तो बढ़िया समझा रहा है कि कैसे समस्या उत्पन्न हुई है। तो एक सांप्रदायिकता कारण रहा है और दूसरा ये अपनी धार्मिक आस्थाओं से दूर जाना, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बनना। तीसरा बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के जो त्योहार वगैरह हैं उसमें हस्तक्षेप करना। और न्यायपालिका द्वारा कई बार धर्मनिरपेक्षता की संकीर्ण व्याख्या करना। अब देखिए, संवैधानिक नैतिकता के उदय के कारण कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने। न्यायपालिका ने निम्नलिखित आधारों पर कई सांस्कृतिक अभ्यासों पर आपत्तियां प्रकट की हैं। समानता का अधिकार, पशु अधिकार, अहितकर सांस्कृतिक प्रथाओं पर आपत्ति। चले, समानता का अधिकार, ट्रिपल तलाक की प्रथा और सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैधानिक घोषित किया। ट्रिपल तलाक को अवैधानिक घोषित किया और सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर जो प्रतिबंध लगा था उसको भी अवैधानिक कहा। अभी तो उनकी सांस्कृतिक प्रथा थी कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित है, क्योंकि भगवान अयप्पा जो हैं वो एक रजस्वला उम्र की महिलाओं से एक शारीरिक दूरी बनाने की बात करते हैं। तो ये उनका फेथ है, उनकी आस्था है, उनकी प्रथा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट अगर दखल दे, हस्तक्षेप करे कि नहीं नहीं महिलाएं जा सकती हैं, तो समानता का अधिकार है, ये है तो वो है, साइंटिफिक मतलब कुछ उसमें बात रखें। अब साइंस अलग चीज़ है और आस्था अलग चीज़ है, प्रथा अलग चीज़ है। ठीक है, साइंस के हिसाब से महिलाओं को रजस्वला होती हैं, बिना उसके संतान नहीं हो सकता है, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन एक प्रथा चली आ रही कि नहीं, रजस्वला नारी जो है वो भगवान अयप्पा के सामने, मतलब भौतिक रूप से उनके सामने ना जाएं, तो ना जाएं। मतलब इसमें इतनी कट्टरता, इतनी समानता वाली बात नहीं, वो एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, आस्था है। लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अपना तर्क है। तो सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को अवैधानिक घोषित किया। इन धार्मिक अभ्यासों में निहित लैंगिक असमानता और लैंगिक शोषण के आधार पर न्यायालय ने ये निर्णय लिए। तो धर्मनिरपेक्षता में ये भी बातें आ जाएंगी कि
मतलब इस समानता वाली बात। पशु अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू की पारंपरिक प्रथा पर इसमें निहित पशु क्रूरता के आधार पर रोक लगा दी। जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु का एक त्योहार है जिसमें जानवर आता है, भैंस, शायद भैंस की बैल आता है, बहुत तेजी से पिंजरे में से बाहर आता है, तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं लोग। तो पशु क्रूरता के आधार पे देखिए, धर्मनिरपेक्षता की अगर परिभाषा हम देखें तो उसमें एक ये भी तो बात है कि इहलोकवाद, धर्मनिरपेक्षता की जो ओरिजिनल परिभाषा है उसमें इहलोकवाद की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं जो आधुनिक मूल्य हैं उसकी बात करते हैं, समानता, स्वतंत्रता, क्रूरता न हो, मानवाधिकार, न्याय। तो वो सारे एलिमेंट हम ला करके इसमें जोड़ सकते हैं कि जहाँ पे समानता के आधार पे, समानता की मांग के कारण सांस्कृतिक प्रथा के सामने चुनौती आ गई हो। तो समानता, ये सब जो आधुनिक मूल्य हैं, इहलोकवाद वाली बातें करना है, तो धर्मनिरपेक्षता के ही अलग अलग मतलब विशेषताओं में आ जाएगा। पशु अधिकार उसमें से भी एक है। अहितकर सांस्कृतिक प्रथाओं पर आपत्ति, 2018 में दाऊदी बोहरा समुदाय में प्रचलित महिला जनन अंग छेदन, देखो खतना प्रथा, महिला जननांग को छेदते थे, जिसको खतना प्रथा कहते हैं। किसमें? दाऊदी बोहरा समुदाय में प्रचलित है ये महिला जनन अंग छेदन यानी खतना प्रथा। फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, ये शब्द ध्यान रखें इंग्लिश वाला। फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन की अवैधता पर प्रश्न सामने लाया, अवैधता का प्रश्न सामने लाया। भारत में इस अभ्यास पर प्रतिबंध के लिए केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय विचाररत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जबकि कुछ चुनौतियां धर्मनिरपेक्षता की भ्रामक धारणा का परिणाम हैं, अन्य कई चुनौतियां स्वयं सांस्कृतिक अभ्यासों की शोषणकारी और भेदभावपूर्ण प्रकृति के कारण हैं। समाधान इसमें निहित है कि इन चुनौतियों पर विमर्श के लिए और देश की सांस्कृतिक प्रथाओं के संरक्षण के लिए एकमतता हेतु धार्मिक नेता, न्यायाधीश, अधिकार कार्यकर्ता, नागरिक समाज समूह, गैर सरकारी संगठन, सरकारी प्रतिनिधियों जैसे सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाया जाए। तो ये रहा इसका डिस्कशन, इसमें इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।